नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का अक्का डिजिटल एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के इस प्रत्येक सीरीज में हमारे वैसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्न रहते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुना करना है और डिवीजन का अर्थ योग करना है और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या करना है दोस्तों, भाग करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट क्या होगा। एक्सप्रेशन क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवीजन बाई 3 माइनस 2 प्लस 3 इजकल टू व्हाट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए जैसा प्रश्न कहता है अपने को उसी के अनुसार इक्वेशंस बना देना है। कहता है कि मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है, भाग करना है, तो हम वैसा ही कर देते हैं 10 डिवीजन बाई क्या हो गया 5, और भाग करने का अर्थ क्या है, योग करना है, तो हमने वैसा ही कर दिया 5 प्लस 3। अच्छा, घटाने का अर्थ क्या है, घटाने का अर्थ गुना करना है, तो चलिए हमने वैसा ही कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, तो चलिए हम उसको भी वैसा ही कर देते हैं -3, राइट। तो अब देखिए क्या है, ठीक है ना, हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन आ गया। जैसा प्रश्न ने बोला उसके अनुसार हमने कर दिया, तो मेरे को ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको मेरे को सॉल्व करना है। 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 6 होता है, और -3, तो क्या हो गया 6 to 8 -3 क्या हो जाता है 5। तो हमारा 5 आंसर हो गया। है ना आसान, वाकई काफ़ी आसान है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है पहला तो ये कि इस तरह के प्रश्न में, ठीक है, जैसा प्रश्न बोलता है उसके अनुसार से आप साइन चेंज करके एक्सप्रेशन फिर दोबारा लिख लें। दूसरा कि अभी जैसे यहाँ पे हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा है, तो सबसे पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। इसको एक लाइन में एक फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घाटा, ठीक है। तो हमेशा जो है याद रखिएगा, बहुत आसान है याद रखना, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घाटा। मतलब ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। तो करने पे अपने को 5 निकल गया। चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोगों का। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस रो में मेरे को ये टर्म पता करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसके रोज में जो दूसरे जो टर्म्स हैं उनके पार्टिकुलर कॉलम में क्या रिलेशन बनता है कि वो ये टर्म आता है। जैसे 5 क्यों है इस कॉलम में, ठीक है ना, ऐसा क्या रिलेशन बनता है कि ये 5 है, और वही रिलेशन, सेम रिलेशन रिपीट करते हैं यहाँ पे, तो क्या 7 मिल रहा है मतलब हम अपने को, अगर 7 मिल रहा है उस सेम रिलेशन पे, ठीक है, जो यहाँ इस कॉलम में फॉलो हो रहा है, तो क्या करेंगे, उस रिलेशन को हम लोग इस कॉलम में भी फॉलो करवाएंगे और ये टर्म पता कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 25 से 25 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 25 का, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है ना। चलिए हमने 5 लिख दिया। ये 49 है ना, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7, ठीक है। देखिए है ना मजेदार कि जो कॉलम का पहला टर्म है उसका स्क्वायर रूट दूसरा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ भी पहला कॉलम का दूसरा कॉलम का पहला टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है आपका, ये दूसरा वाला टर्म है, राइट ना। मतलब जो रिलेशन यहाँ पे हमारा अपने को मिल रहा है वही रिलेशन यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, तो तीसरे कॉलम के लिए भी वो रिलेशन मान्य होगा। क्या मान्य होगा, 81 है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर है, ठीक है, ये तो निकल गया। अच्छा एक रिलेशन और भी है कि 20 है, ये 15 है ना, तो 20 को आप 15 से माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 5 आ जाएगा ना। अच्छा 20 में से 20 में से 13 आप डिक्रीज कर दो, माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। तो उसी तरह से 20 में से हम 11 रिड्यूस कर दिए, ठीक है, एक सेम रिलेशन, सेम रूल आ गया ना कि जो लास्ट वाला है उससे बीच वाले को घटाते हैं तो अपने को ये 5 मिल जाता है यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से 20 में से 13 घटाते हैं तो 7 मिल जाता है, तो 20 में से 11 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 9 मिल जाएगा, ठीक है, 9 हमारा आंसर
है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है ए बी सी डी 4 मित्र हैं, ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष, बी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है, बी सी डी की औसत आयु 40 वर्ष है। ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ए बी सी डी की आयु ज्ञात करना है हमें। देखिए ऐसे प्रश्न में जो प्रश्न में जो भी आपका मैटर दिया हुआ हो उसको इक्वेशन के फॉर्म में तब्दील कर लीजिए। ठीक है ना। तो पहला क्या कहता है, ए सी का औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए ए सी का औसत मतलब क्या हो गया, ए प्लस सी बाई 2। क्या हो जाता है औसत का मतलब ए प्लस सी बाई 2, ये होता है किसका मतलब, औसत का मतलब। इक्वल टू क्या है आपका 35 है। तो एक बात बताओ, ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 35 है, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 70 निकल जाएगा, 70 निकल जाएगी। ठीक है। और कहता है बी का डी की 40 वर्ष है, तो बी और डी की औसत आयु 40 है, बी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 40, तो बी प्लस डी इक्वल टू क्या निकल गया, बी प्लस डी इक्वल टू क्या निकल गया अपना 80, बी प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 40, तो बी प्लस डी इक्वल टू 80। राइट, बी सी डी की औसत आयु 40 वर्ष है, बी सी डी इन तीनों का औसत आयु 40 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 इक्वल टू 40, तो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, 40 इंटू 3 120, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 120, है ना। अच्छा एक चीज और, ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ए प्लस डी, ए प्लस डी कह रहा है ना, ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी के आयु के योग के बराबर है, बी प्लस सी। ठीक है। अभी देखिए ए प्लस सी इक्वल टू 70 है, बी प्लस डी इक्वल टू 80 है, बी सी डी 120 है। देखिए बी प्लस डी यहाँ पे सी इक्वल टू लिख सकते हैं 120 माइनस बी प्लस डी, बी प्लस डी का वैल्यू 80, तो सी का वैल्यू क्या हो गया 120 माइनस 80 40। ठीक है, चलिए सी का वैल्यू 40 निकल गया। तुरंत ऑप्शन पे आएंगे, सी का ए बी सी, सी की जगह पे 40 कहाँ है, ये दोनों में तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है। अच्छा पहला और तीसरा में सी के स्थान पे 40 है, मतलब कि चांसेस कुछ बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 40 है इन दोनों ऑप्शंस में सी की जगह पे। तो अच्छा सी की जगह अगर 40 निकल गया तो ए प्लस इक्वल टू 70, तो ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए इक्वल टू हो गया 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। तो अब इन दोनों ऑप्शन में 30 कहाँ है, 30 ये है, मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही करेंगे, बाकी का टर्म जो निकालने में टाइम जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी के टर्म कौन से, बी और डी। ठीक है, तो अगर मान लो 2 ही सेकंड लगते हैं, 5 ही सेकंड लगते हैं, 50 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो क्यों देना, जब हमारे इन दोनों एक्सप्रेशन से हमारा रिजल्ट निकल गया, ये दोनों मैच हो रहा है, मतलब हमारा रिजल्ट सही है। बी का वैल्यू 35 होगा, डी का वैल्यू 45 होगा। ठीक है, चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बी प्लस डी इक्वल टू 80 है और ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ए का वैल्यू क्या आपका निकला हुआ है, ए का वैल्यू निकला है ना 30। ठीक है, और सी का वैल्यू माइनस 40 है, तो क्या हो जाएगा बी माइनस डी इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और बी माइनस डी इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ पे क्या है बी प्लस डी इक्वल टू 80। तो जो है आपका, चलिए मैं कर ही देता हूँ इसको, हालांकि इसको करने की आवश्यकता नहीं, एग्जामिनेशन जितना ही काफ़ी है, फिर भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए बी माइनस डी इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। क्यों होगा माइनस 10, क्यों हो जाएगा माइनस 10, माइनस 10 इसलिए हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी का वैल्यू क्या होता है 40, ए का वैल्यू क्या होता है 30, तो ए का वैल्यू 30, सी का वैल्यू 40 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा माइनस 10, बी माइनस डी इक्वल टू माइनस 10। और बी प्लस डी क्या है, बी प्लस डी जो है भाई वो है
सॉरी ये b प्लस डी है ना, ये b प्लस डी है, इसको b प्लस डी समझिए। तो b प्लस डी इक्वल टू 80। ठीक है, तो अब आप देखो डी डी तो कट गया ना, ठीक है, क्या बच गया 2b इक्वल टू 70। 2b इक्वल टू 70, तो b का वैल्यू क्या निकल गया, b का वैल्यू क्या निकल गया 35। ठीक है, b का वैल्यू 35, तो b प्लस डी इक्वल टू 80, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ए ई है, कितने टर्म्स के बाद ई आ रहा है, बी सी डी प्लस 3, राइट है ना। सी के बाद जी आया है, डी ई एफ, तीन टर्म के बाद जी आया है, और ये जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म कौन सा है आपका, ई वाला है, राइट। तो ई आई कैसे बन रहा है, एफ जी एच आई, यहाँ भी प्लस 3 है का काम है आपका, मतलब हमारा रूल ही वही है ना। अच्छा आई प्लस 3 क्या हो जाएगा, जे के एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, राइट। एम कहाँ है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए एम के आते ही, ठीक है, ये दो ऑप्शन बचे। अच्छा के बाद क्या होगा, एल एम एन, तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, राइट, क्योंकि प्लस 3 का मामला है, तो ओ। चलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर है, पहला एम ओ क्यू। चलिए बाकी का भी निकालते हैं, अगले के का भी ओ रहेगा, ठीक है ना। एम का निकालते हैं, एन ओ पी, तीन टर्म्स के बाद जो नेक्स्ट भी आएगा, ठीक है ना, तीन टर्म्स के बाद ये जो तीन टर्म्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो है क्या आएगा, एम का एन ओ पी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, राइट। एम के बाद क्या आ जाएगा, एन ओ पी, तीन टर्म्स के बाद क्यू, तो आ गया ना एम ओ क्यू। लेकिन आपका यहाँ पे समय बचाना है, समझे, ओ और क्यू, हम जब एम और ओ दो टर्म को फाइंड कर रहे हैं ना, समझिएगा बात को, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, समझने वाली बात है कि जब हम ये दो टर्म फाइंड आउट करते हैं आई और के, ठीक है, तो उसी दो टर्म्स को फाइंड आउट करने में मेरे को ऑप्शन पता चल जाता है कि एक नंबर ऑप्शन सही है। तो जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन से सिंक्रोनाइज होकर के चलना है। अगर आप ऑप्शन से सिंक्रोनाइज होकर के प्रॉब्लम को चलते हैं तो रीजनिंग में मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि आपका रीजनिंग सॉल्व करने में, ठीक है ना, 0.25 से लेकर के 0.50% तक समय का बचत होना ही होना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना इस प्रश्न में क्या हुआ, आई और के, ठीक है ना, मात्र हम ये दो टर्म को फाइंड आउट किए कि आई और के करस्पॉन्डिंग जो है क्या टर्म आएगा, ठीक है, क्या आ गया, एम ओ, ठीक है, वो आया और प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है 42, 56, 132। तो क्या है 42 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 42 को, 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो 49 माइनस 7 क्या हो गया, 42 हो गया। अच्छा 56 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। अच्छा 132 है, तो 132 को क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से 132 को लिख सकते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर माइनस 12, 144 माइनस 12 क्या हो जाएगा 132। तो 12 के बाद चूंकि यहाँ पे 7 के बाद 8 का स्क्वायर आ रहा है, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस कॉलम के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तेरह का स्क्वायर माइनस
13। तेरह का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 माइनस 13, तो 16 माइनस 13 क्या हो जाएगा 156, है ना, इक्वल टू 156। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 156। ठीक है ना, तो मजेदार प्रश्न है। ठीक है, ये क्लियर है ना। 169 में से 13 चला गया, 169 में से 13 चला गया, तो 169 में से 13 गया तो क्या बच जाएगा 156, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है ना, और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ये 42 है, 42 को हम लोग 7 स्क्वायर माइनस 7 लिख दिए। ठीक है, तो 49 माइनस 7 आ गया 2, और सॉरी 49 माइनस 7 क्या आ गया 42, 49 माइनस 7 क्या आ गया 42, और 56 को कैसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 8, तो क्या आ गया 64 माइनस 8, तो क्या आ गया हमारा 56। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से 132 को हमने लिखा तो क्या लिखा 12 माइनस 12। ठीक है, तो 12 स्क्वायर माइनस 12, 132 को क्या लिखा हमने 12 स्क्वायर माइनस 12, तो आपका 144 माइनस 12 क्या आ गया 132। तो जैसा इसमें सिक्वेंस में 7 का स्क्वायर के बाद दूसरा टर्म में क्या आ रहा है 8 का स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ भी आ गया 12 का स्क्वायर, तो फिर 13 का स्क्वायर माइनस 13। ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 13 का वैल्यू क्या होता है 156, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है, तो मित्रों दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए, ताकि और भी अच्छे प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आए। धन्यवाद।